हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग की बात कर लेते हैं। चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया इट वाज गिवन बाय गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी और ये डिस्क्राइब करते हैं 5 इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को। ये बताते हैं कि जो चिंतन की जो बौद्धिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत 5 स्टेप होते हैं। ये 5 चीज़ों में उसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हम लोग बात कर लेते हैं, ये बात करते हैं संज्ञान की। नंबर 2 बात करते हैं स्मृति की। नंबर 3 बात करते हैं अभिसारी चिंतन। नंबर 4 ये अपसारी चिंतन की बात करते हैं। नंबर 5 कहाँ पे जाते हैं, इवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस चीज़ को मैं डिस्कस कर लेता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले जैसे ये कहते हैं संज्ञान के ऊपर, ये बताते हैं कि जो थिंकिंग में ये जो सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, कॉग्निशन, मेमोरी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी ये जो आप लोगों से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में फ्रीक्वेंटली, वो ये 2 हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। इनको हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कॉग्निशन की बात कर लेते हैं। तो कॉग्निशन क्या कहना चाहता है गाइस, हम लोग जो संज्ञान है, हमारा जो कॉग्निशन है, वो हम लोग इस लेवल पे क्या करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो एक्चुअल में है क्या। और इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं, उसकी खोज कर लेते हैं, या उसे बार बार से क्या करने की कोशिश करते हैं, खोजते रहते हैं जब तक वो प्रॉब्लम हमें ठीक से अच्छे से समझ में नहीं आ जाती। मतलब इस कंडीशन में हम लोगों को क्या किसकी प्राप्ति होती है, हम लोग कह लें कि हमें उस समस्या से संबंधित किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से लेवल की बात चल रही है, संज्ञान, मतलब इसकी बात चल रही है, कॉग्निशन लेवल बात चल रही है कि इंसान के संज्ञान में आ जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्मृति, मतलब वो सेकंड लेवल पे जब उसको लेकर के जाएगा तो मेमोराइज करेगा, चीज़ों को मेमोरी लेवल पे लेकर के जाएगा और उससे रिलेटेड जितनी भी उसके लाइफ में पीरियड नॉलेज और पीरियड एक्सपीरियंसेस होंगे उसके आधार पे उस चीज़ को क्या करने की कोशिश करेगा, वो या अपनी याददाश्त के हिसाब से विषय वस्तु को सीखने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब यहाँ सीखने समझने से मतलब इस बात से नहीं हो रहा है, मतलब वो अपने पीरियड नॉलेज और पीरियड एक्सपीरियंस के आधार पर उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी लेवल की। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट अभिसारी चिंतन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन में से हम लोग फाइनली किस पे पहुंचते हैं, एक करेक्ट, एक सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचते हैं कि बहुत सारी चीजें सोचने के बाद में क्या करते हैं हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग में, ये आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन देता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन देता है कि इस प्रॉब्लम में जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी, उसके बाद हम लोगों ने अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग का उपयोग करा कि नहीं यार ये सारी चीजें नहीं हो सकती। इसके लिए जो बेस्ट है, जो कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जो उस कंडीशन में मुझे बेस्ट लगा मैंने वो किया। तो ये किसके आधार पे करते हैं लोग, कन्वर्जेंट थिंकिंग के आधार पे करते हैं। मतलब जो डिसीजन मेकिंग का फॉर्मूला होता है, मतलब फाइनली जो आपको डिसीजन लेना होता है वो आप लोग किसका यूज करके लेते हैं, वो अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग का उपयोग कर करके कोई भी इंसान क्या पहुंचता है, किसी एक फैसले पर पहुंचता है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाएंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन आप फाइनली अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग का उपयोग कर करके क्या करेंगे, इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आप वाकई में आप लोग उस काम को किस तरीके से करेंगे या किस तरीके से नहीं करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि सुननी सबकी चाहिए लेकिन करनी अपने मन की चाहिए। अपने मन की मतलब हाँ, आप लोगों को कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज कर करके, मतलब आपके पास में बहुत सारे एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस थे, लेकिन आपने अपना माइंड, अपना कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज कर करके उसका फाइनली एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाला। तो ये होगी हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब तो ये तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है। और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे क्या आते रहते हैं सॉल्यूशन, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आती हैं। मतलब एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारी कौन सी लग जाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लग जाती है। नेक्स्ट फाइनली हम लोग क्या पहुंच जाते हैं, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट करने के बाद में हम लोग फाइनली किस पे पहुंच जाते हैं, इवोल्यूशन पर। हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं कि वाकई में ये चीजें, हमारी जो बौद्धिक प्रक्रिया है, ये इसका सबसे लास्ट स्टेप माना जाता है कि हम लोग फाइनली इवोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। और इवोल्यूशन के बारे में मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो इवोल्यूशन होता है गाइस, वो क्या होता है, हमारा इवोल्यूशन होता है हमारा टू पास जजमेंट। हम लोग इवोल्यूशन जब हम लोग करते हैं तो एक जजमेंट देते हैं, निर्णय लेते हैं कि फाइनली ये चीज ऐसे की जाएगी। तो इसके आधार पर गिलफोर्ड की ये जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है वो इसके आधार पर आगे बढ़ती रहती है। इसके 5 स्टेप्स थे, ये हम लोगों ने देख लिए। आगे हम लोग अब डिटेल में बात कर लेते हैं किसकी, अभिसारी चिंतन को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात चल रही है। आप लोगों ने कन्वर्जेंट लेंस भी सुना होगा, मतलब आप लोगों ने जैसे 10th लेवल की साइंस में फिजिक्स का जो चैप्टर था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। उस कंडीशन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, अब आपने उस चैप्टर में पढ़ रखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़ रखे ना, रिफ्लेक्शंस लॉ पढ़ रखे हैं आप लोगों ने। तो वहां पे टाइप्स ऑफ जब लेंसेस आप लोग पढ़ते हैं तो लेंसेस के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप के ही होते हैं। कौन कौन सा होता है, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है। मैं याद दिलाता हूं, आप लोगों ने ऐसा एक लेंस पढ़ा होगा,
है ना, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात ही चल रही है, कन्वर्जेंट की बात चल रही है। तो यहाँ कन्वर्जेंट जो लेंस है हमारा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस जिसको बोलते हैं, या अभिसारी जो चिंतन है, हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। और जब इससे रे ऑफ लाइट आती हैं, पास आउट करती हैं, तो क्या कर जाती हैं, इसको आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है। मतलब यहाँ से तो सॉल्यूशन, आप इस चीज़ को ये साइंस के थ्रू आप लोग समझ लीजिए। ये कहना चाहता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस थे, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन फाइनली आप उन सारी चीज़ों को फोकस कर देते हो एक ही पॉइंट पर। मतलब जो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो फोकस करती है, क्या करती है, फोकस करती है। और ये क्या है, हमारी क्लोज एंडेड है। क्या है, क्लोज एंडेड है। समझ लीजिए, जरा ध्यान दीजिए, इस चीज़ पे बहुत पूछा जाता है, क्लोज एंडेड कौन सी है या ओपन एंडेड कौन सी है। ये क्लोज एंडेड है, मतलब फाइनली कंक्लूड कर करके आपको एक निश्चित कहाँ पहुंचाएगी, एक पॉइंट पे पहुंचाएगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोज एंडेड। ये किसी ना किसी एक निश्चित एंड पे जाकर के क्लोज हो जाएगी। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी हम लैंग्वेज की। तो ये कहता है इट जनरली मीन्स दैट एबिलिटी टू गिव द करेक्ट आंसर to the standard क्वेश्चन दैट डू नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट क्रिएटिविटी। मतलब अगर मैं सिंपल सी चीज़ आप लोगों से पूछ लूँ कि अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आपका नाम क्या है, सपोज दैट कि आपका कोई किसी ने आपसे आपका नाम पूछा, तो आप सिंपल सी चीज़ है, आप उसमें कोई क्रिएटिविटी तो लगाएंगे नहीं, आप सीधे सीधे अपना नाम बता देंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, राहुल है, सपोज दैट कि आपका नाम क्या है, राहुल है। तो राहुल अगर आपका नाम है तो आप सीधे ये तो बोलोगे मेरा नाम राहुल है। ये इसको कुछ इसमें कुछ क्रिएटिविटी लगाओगे कि राहुल को बताने के लिए, क्या ये कुछ ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते ना आप उसमें। आपसे किसी ने नाम पूछा तो सिंपल सी चीज़ है, उस टाइम पर जो आपकी थिंकिंग काम करेगी कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, है ना। या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप अपने नाम का मतलब बताइए, अगर आपसे आपका नाम नहीं पूछा, क्या पूछा, आपके नाम के मतलब पूछे, तो नाम का जैसे आप लोगों से मतलब पूछा, तो आप अपने नाम के, एक नाम के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं ना। सिनोनिम्स आप लोगों ने सुने, जो हमारे क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। बहुत सारी चीजें, आपके नाम के बहुत सारे अनेक अर्थ निकल सकते हैं। तो उस टाइम पे जो आप लोगों की जो थिंकिंग लग रही होगी वो कौन सी होगी, डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को समझाने का सबसे बेस्ट मेथड यही है, आपसे आपका कोई नाम पूछे, आप सीधे अपना नाम बताएंगे, वो है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग, उस टाइम पे यूज हो रही है। और अगर आपसे आपके नाम का मतलब कोई पूछ ले, तो उस टाइम पे क्या यूज होती है, हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होती है। तो आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप जरा यहां देख लीजिए, इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो ये कहता है मल्टीपल चॉइस, जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, चार ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी, और उन ए बी सी डी में से कोई एक सही होता है, तो मतलब आप उन चारों में से किसी एक पर पहुंचते हो। तो ये उस टाइम पे आप लोग किसका यूज कर रहे हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, स्पेलिंग टेस्ट हो गया या आपके मैथ के क्विज हो गए, उस कंडीशन में आप लोग हमेशा फाइनली क्या लगाते हैं, अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जो अभी रिफ्लेक्शन के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, जरा समझ लीजिए। रिसर्चर्स एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए क्या कहना चाहता है कि लुकिंग फॉर द पैटर्न्स, द ओवरलैप ऑफ द सिमिलरिटी दैट यू आर द बीइंग इंस्पायर्ड फॉर द अर्लियर इज द पिक्सल बट द पिक्चर दैट इंस्पायर्स यू। आइडिएशन की बात कर लेते हैं, तो आइडेंटिफाई द आइडियाज द बेस्ट मीट टू द रिक्वायरमेंट दैट शोज द मोस्ट प्रोमिसेस टू मूव फॉरवर्ड विद। मतलब कहने का ये है कि आप जो सबसे बेस्ट समझते हैं अपने लिए, मतलब आप अपने करियर की बात कर लीजिए, आपके पास में आफ्टर 12th से सिंपल सी बात समझ लीजिए, 12th के बाद में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, लेकिन आप क्या चूज करते हो, सबसे बेस्ट नंबर 1 को आप लोग क्या करते हो, हमेशा सेलेक्ट करते हो कि ये चीज़ मेरे लिए हमेशा क्या रहेगी, नंबर 1 रहेगी और मैं इसके साथ जाऊँगा। तो उस टाइम पर आप लोग क्या लगा रहे हैं, अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग लगा रहे हैं। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे इसलिए ज़्यादा मैं इंफोसिस कर रहा हूँ क्योंकि ये वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड जो हमारे एग्जामिनर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस, जो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स हैं जिसको यूज किया जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में। तो आप अपना ज्ञान यूज कर सकते हो, आप प्रोबेबिलिटीज लगा सकते हो, आप क्या लगा दोगे, प्रोबेबिलिटी लगाओगे कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप अपना लॉजिक लगाओगे, उसमें डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज लगाओगे निर्णय लेने के लिए, और आंसर द इवैल्यूएटेड फ्रॉम द मल्टीपल टेक्निक्स। और जो जितनी मल्टीपल टेक्निक्स हैं, अपना आंसर को इवैल्यूएट करने के लिए, मतलब सही आंसर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी टेक्निक, अपने ज्ञान, अपनी प्रोबेबिलिटी, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी, इन सबको लगा करके क्या किया जा सकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, कन्वर्जेंट थिंकिंग का उपयोग किया जा सकता है। मतलब इसके आधार पर जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स हैं, जिसके आधार पर हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। मतलब जब आप अपना ज्ञान लगा रहे, प्रोबेबिलिटी लगा रहे, लॉजिक लगा रहे, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग का पार्ट बन जाती हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, उस टाइम पे कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज कर रहे हो, जब भी आप क्या कर रहे हो, किसी एक फाइनल डिसीजन तक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गाइस, किसके बारे में, ये है हमारी
डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे किसी ने आपसे आपका नाम पूछा था, तो आपका जो नाम था, जैसे मैंने अभी बताया था राहुल, लेकिन अगर अब आप यहाँ राहुल के क्या पूछ ले जाए, आप लोगों से मीनिंग पूछ लेंगे, आप बताइए कि राहुल का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है राहुल का, तो आपको क्या बताने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे, राहुल का मतलब ये भी हो सकता है, राहुल का मतलब वो भी हो सकता है, राहुल का मतलब ये भी हो सकता है, राहुल का मतलब ये भी हो सकता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, जो भी अपने आपके नाम के अर्थ आपको पता है, आप क्या बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स बता सकते हैं ना। तो इस टाइम पे आपकी क्या जनरेट हो रही है, आपके दिमाग में क्या चल रही है, क्रिएटिविटी आ गई गाइस। मतलब यहाँ पे क्रिएटिविटी सीधे क्रिएट हो गई। जैसे आप डाइवर्जेंट, तो इस कंडीशन में आप लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज कर रहे हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग जब भी यूज की जाएगी उस टाइम पे क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी आ जाएगी सारी की सारी चीजों में। चलिए जरा इसकी डेफिनेशन की बात कर लेता हूं। तो डेफिनेशन की बात देख लें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द मेथड यूज टू द जनरेट क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। मतलब एक ही जो प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, आपके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है, इट टिपिकली अकर्स इन स्पॉन्टेनियस फ्री फ्लोइंग नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर होता है, मतलब ये एक फ्लो में नहीं चलता है, ये नॉन लीनियर कैसे भी चलेगा। एंड मैनर सच दैट द मेनी आइडियाज जनरेटेड इन द अरेंजमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं समअप करूं तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। मतलब सीधे सीधे आपके दिमाग में तूफान उठ जाएगा, मतलब सवालों के घेरे में आप लोग खड़े होंगे और आपके दिमाग में बहुत सारे क्या चल रहे होंगे, सवाल चल रहे होंगे, उनके बहुत सारे सॉल्यूशन चल रहे होंगे। जैसे आप लोगों से पूछा गया, किसी के भी बारे में अगर आप लोगों से पूछा गया कि जैसे सिंपल सी बात है, अगर ये कोई ये पूछ ले क्या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, जैसे किसी ने पूछ लिया उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, तो आपने क्या बता दिया, देहरादून बता दिया। आपने क्या बता दिया, देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, है ना। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्या टेल मी समथिंग अबाउट उत्तराखंड, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके जो ये उस टाइम पे तो अभी जो आपने कैपिटल बताया तो उस टाइम पे तो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग काम कर रही थी। लेकिन अगर टेल मी समथिंग अबाउट की बात चल गई तो उस टाइम पे आप सीधे क्या लगा दोगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और आप बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताना शुरू कर दोगे। चलिए गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी हैं, मतलब एक ही प्रॉब्लम की बहुत सारी सॉल्यूशंस निकल करके आते हैं आपके दिमाग में। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है कि कब डाइवर्जेंट लगाना है, कब कन्वर्जेंट लगाना है। और यहाँ डाइवर्जेंट का मतलब ये जो हमारा लेंस होता है कौन सा वाला होता है, दैट इज़ कॉनकेव जो लेंस होता है। तो इससे जब रेज ऑफ लाइट आती हैं तो उसके बाद ही पढ़ने के बाद में क्या निकलती हैं, अलग अलग डायरेक्शन से क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। मतलब ये फोकस एक सेंटर पर क्या नहीं करती, फोकस नहीं करती हैं। तो इस लेंस को क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट लेंस बोला जाता है, जो चीज़ों को भटका देता है। मतलब भटकाने का मतलब यहाँ है कि मतलब जो एक सोर्स से आ रही थी उसके बाद में चीज़ें क्या होने लगेंगी, अलग अलग डायरेक्शंस में आगे फ्लो करने लगेंगी। मतलब बहुत सारे एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है, हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग का। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लें तो नेक्स्ट जो है हमारा ये टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यूज़ किया जाता है, ये कीपिंग अ जर्नल मेथड यूज़ किया जाता है, फ्री राइटिंग यूज़ की जाती है, माइंड और सब्जेक्टिव मैपिंग। अब मैं इस चीज़ को सिंपल सी चीज़ से समझा देता हूँ कि अगर आप लोगों को मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन दे रखे हैं ना गाइस, सिंपल से समझ लीजिए, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें से 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन पे पहुंचते हैं तो सिंपल सा वो किसका एग्जांपल आ जाता है, वो आ जाता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग का। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है राइट अ नोट, अगर आपसे राइट अ नोट कह दिया कि इस चीज के ऊपर राइट अ नोट लिखिए, तो उस टाइम पे जो आपकी जो काम करेगी थिंकिंग वो कौन सी होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। सिंपल सी बात है कि आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करेंगे। आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स का यूज कर रहे हैं, या आप मैच द फॉलोइंग का यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज करेंगे, उस कंडीशन में आप लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। बहुत सारी चीजें इस पे पूछी जाती हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कन्वर्जेंट वर्सेस डाइवर्जेंट, दोनों में जरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं किस किस में क्या क्या अंतर होता है। तो सिंपल सी बात, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ 2 लेडीज का पिक्चर लगा रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो वर्सेस खेलेंगे दोनों के बीच में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बीच में। तो ये है भैया टोटली जो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग है, दिस इज ये लॉजिकल होता है पूरा का पूरा, और ये जो होता है हमारा क्या होता है, इंट्यूटिव होता है। मतलब ये लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है और ये इंट्यूटिव होता है, मतलब जैसी कंडीशन होती है उसके हिसाब से चलता है। और ये ऑब्जेक्टिव से टोटली, ये ऑब्जेक्टिव से, और ये टोटली क्या है, सब्जेक्टिव से। कहने का मतलब ये है, ये ऑब्जेक्टिव होता है नेचर में, ये चीज़ों के विकल्प देखता है। और ये इसकी बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव होता है, मतलब जिसके बारे में आप लोग बात करेंगे वो टोटली उसी सब्जेक्ट के बारे में ये बात करेगी। ये किसकी बात चली, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये इंटेलेक्चुअल से मतलब ये बुद्धि से जुड़ा हुआ है। इसमें हम सीधे सीधे अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, और ये सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इट इज़ प्लान, मतलब ये जो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ये टोटली प्लान है। और ये कैसा होता है, हमारा इमेजिनेटिव, इम्पल्सिव होता है।
एक पॉइंट छूट गया, मैं भी उसको डिस्कस करता हूँ। ये इंपल्सिव होता है, ये इंस्टेंट आता है, ये प्लान होता है, इसका पूरी से पूरी की पूरी योजना बन के चलती है और ये इंपल्सिव होता है। इससे पहले ये रियलिस्टिक है, जो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये रियलिस्टिक होती है, और जो हमारी ये है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग वो कैसी होती है, इमेजिनेटिंग। जो हमारी इमेजिनेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा एनहेंस होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग में। और जो हमारी रियलिस्टिक पावर है, जो जब हम चीज़ों के साथ में रूबरू हो रहे हैं, असलियत से जब वाकिफ हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ करते हैं। ये सिस्टमैटिक होता है टोटली, ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक है, सिस्टम के साथ आगे बढ़ता है। और ये कैसा है, हॉलिस्टिक है, मतलब ये किधर भी, मतलब कैसे भी कोई से भी विचार आपके दिमाग में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, इसका एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। ये फ्री व्हीलिंग होता है, मतलब इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि आप लोग बात कर लीजिए, लीनियर की बात हो गई थी ना, कि ये बिल्कुल एक लीनियर होता है, मतलब ये एक लाइन में चलेगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ये कहीं से कहीं को भी किधर को भी जा सकता है। अगर मैं साइंस में एक बात करूं तो एक मोशन होती है जिसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, मतलब इस चीज़ को यहाँ समझ लीजिए कि ये ब्राउनियन गति करने वाला होता है, ये गैस का पार्टिकल है जो इधर उधर मूव कर सकता है। और ये क्या है, एक सॉलिड का पार्टिकल है जो क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन पे अपने ट्रू एंड फ्रो क्या कर सकता है, केवल वाइब्रेट कर सकता है। इस चीज़ को अगर हम लोग साइंस के साथ कनेक्ट करें तो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, मतलब दिस इज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड दिस इज द पार्टिकल ऑफ, इसको समझ लीजिए गैस में। थोड़ी सी यहाँ पे साइंस यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ जाएं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। फाइनली हम लोग आ जाते हैं इसके लास्ट पॉइंट पर, ये कहता है कि ये क्वांटिटेटिव है, मतलब ये क्वांटिटी बताता है, और दिस इज द क्वालिटेटिव, ये क्या है, हमारी क्वालिटी बताता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या बताती है, क्वालिटी बताती है, एक इंसान की क्वालिटी क्या है। सिंपल सी बात समझ लीजिएगा इस चीज को, ये अब इसमें जरा कंफ्यूज मत होना, क्वांटिटेटिव कैसे हो रही, क्वालिटेटिव कैसे है। अगर आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए तो आपने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर टिक कर दिया, तब उसमें आपकी क्वालिटी थोड़ा ना दिखेगी, आप क्वांटिटी दिखा सकते हो। आप बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हो, आप लोगों ने 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिए है ना, लेकिन ये क्वालिटी दिखा रहा है। एक क्वेश्चन में पता चल जाएगा, जैसे उसका आंसर लिखेगा एक क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि जो हमारा लर्नर है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी टेस्ट के जब भी हम लोग क्वालिटी टेस्ट करते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देते हैं, तो उस टाइम पे ये देखते हैं कि उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उस टाइम पे आप लोग हमेशा क्या देखा जाता है, आप लोग की कन्वर्जेंट थिंकिंग देखी जाती है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, आप लोग की समझ में बहुत अच्छे से आ गया है। अगर मुझसे आप लोग पूछेंगे, फाइनली अगर आप लोगों से पूछेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा अच्छी होती है या हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइफ में सबसे अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि ये रचनात्मकता को विकास करती है, मतलब यहाँ पे जो क्यूरियोसिटी है, जो हमारी क्रिएटिविटी है वो जनरेट होती है। जहां पे भी हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग का नाम आ जाता है, जहां हम लोग डाइवर्जेंटली सोचना शुरू कर देते हैं, उस कंडीशन में जो हमारी क्रिएटिविटी है वो एनहेंस हो जाती है। और जितना ज़्यादा लर्नर हमारा क्रिएटिव होगा उतने ज़्यादा वो मोटिवेट होगा, और जब मोटिवेट होगा तो उसकी जो लर्निंग है, जो प्रोसेस है वो काफ़ी, जो पेस है वो क्या हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख जाएगा। तो इसके आधार पर हम लोग फाइनल कंक्लूड करते हैं कि जो हमारी, कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट, दोनों में से अगर कभी इंटरव्यू में कभी भी कोई पूछ ले कि आप अपने लर्नर को कैसी थिंकिंग के साथ बनाएंगे, तो हमेशा दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब कन्वर्जेंट भी ज़रूरी है, डाइवर्जेंट भी ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंफोसिस दी जाए वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर दी जाए, कि जो हमारा लर्नर है वो ज्यादातर डाइवर्जेंटली सोचने वाला हो, मतलब एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन सोचने वाला हो, और उसके बाद फाइनली हाँ होगा तो क्या, बाद में फाइनली वो किसका यूज करेगा, वो अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करेगा। चीजों को सोच तो सकता है, उसके बाद में फाइनल जो कंक्लूजन तक पहुंचेगा वो कन्वर्जेंट थिंकिंग के थ्रू ही पहुंचेगा। तो पहले उसको ये आना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके अंतर्गत होनी चाहिए, ये नहीं कि उसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो केवल सही चीजों को देखे, बाकी की चीजों को इग्नोर कर दे। कहने का मतलब यहाँ ये है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस, क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, तो हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। और आई होप कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई है। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे कहता है, चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। चिंतन कैसी प्रक्रिया है गाइस, मानसिक क्रिया है, भावात्मक क्रिया है, यह क्रियात्मक क्रिया है या उपरोक्त सभी। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग आंसर देने वाले हैं उपरोक्त सही सभी, तो गलत है। तो जो ऑप्शन का जो इसका राइट आंसर है वो है हमारी मानसिक क्रिया। ये टोटली कैसी है, हमारी मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस है, भावात्मक नहीं, क्रियात्मक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैसी है, मेंटल प्रोसेस, स्पेशल मेंटल प्रोसेस है, याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा बहुत ज़्यादा। इसमें से 80% बच्चे क्या करके आते हैं, ऑल ऑफ द अबव पे लगा करके आते हैं, कभी मत लगा करके आइएगा गाइस। अपना दिमाग यूज़ कीजिएगा, अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ कीजिएगा। ऑप्शन 4 है, 4 में से सही ऑप्शन तक आप लोगों को पहुंचना है यूजिंग योर कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, चिंतन की अभिव्यक्ति और इसके माध्यम की आधारशिला माना जाता है। मतलब जो चिंतन है उसकी अभिव्यक्ति और उसके माध्यम की आधारशिला किसको माना जाता है, किसको गाइस, भाषा को, समस्या को, समाधान को, उत्तरदायित्व को। मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, मतलब आप कैसे क्या करेंगे, चिंतन को अभिव्यक्त करेंगे, मतलब आपको रिप्रेजेंट किस माध्यम के द्वारा करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषा को। मतलब अगर आप अपनी भाषा के आधार पर अपनी चिंता को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और उसी के आधार पर बता सकते हैं क्या आपको एक्चुअल में चिंतन जो उसका जो माध्यम है, जो मतलब चिंतन का जो अभिव्यक्ति का माध्यम होगा वो आपकी भाषा होगी। समस्या नहीं हो सकती, समाधान नहीं हो सकता, उत्तरदायित्व नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या है वो भाषा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
किस चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अभी बताया था मैंने आप लोगों को कौन सा चिंतन है जो सृजनात्मक है, जिसमें क्रिएटिविटी है। तो अभी मैंने बताया था आपको दैट इज, ये है हमारी कौन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारी चिंतन की बात चल रही है, मतलब इसके आधार पर चीजें क्या होती है, डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेंटिंग है, तो तभी उसी के हिसाब से तो क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी ना। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चिंतन आरंभ होता है, जो हमारी जो थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है किसके साथ, समस्या के साथ, समाधान के साथ, प्रक्रिया के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बड़ी वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर है समस्या के साथ। जैसी लाइफ में हमारी समस्या शुरू होती है उसी टाइम से हमारा चिंतन शुरू हो जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, चिंतन का अंत होता है। चलिए इसी के साथ वीडियो का भी अंत होता है और चिंतन का भी अंत होता है। किसके साथ अंत होता है, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, समाधान के साथ। तो जैसे ही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है उसके साथ हमारी चिंतन का भी अंत हो जाता है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और एट लास्ट आई विल से थैंक यू टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर this video and subscribe this channel. Thank you very much guys. थिंकिंग में तो आई होप गाइज आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है आप लोगों के सामने। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। और गाइज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने को ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।